हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूनिट 4 के बारे में। ठीक है, अब जो इकाई 4 है, तो इकाई 4 का नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। अब इस इकाई के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ना है, तो इसमें पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा कौटिल्य का। ठीक है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, कौटिल्य एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें से इसके किसी न किसी पार्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर राम मनोहर लोहिया, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दीनदयाल उपाध्याय, और इसके बाद फिर जयप्रकाश नारायण। तो ये ऐसे 8 हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। इनमें से मेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले कौटिल्य को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, तो ये चाणक्य की है या कौटिल्य की है या विष्णुगुप्त की तस्वीर है। अब इसमें देखिए तो कौटिल्य के बारे में, तो कौटिल्य के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इसके बाद फिर इनके विचार कौन कौन से हैं, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो कौटिल्य कोई साधारण व्यक्ति प्रतिभा नहीं थी। कौटिल्य एक बहुत ही महान विचारक थे। कौटिल्य को अर्थशास्त्र का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, दर्शन शास्त्र का ज्ञान, गणित का ज्ञान, लोक प्रशासन का ज्ञान और अन्य विषयों का भी ज्ञान था इन्हें। ठीक है, हमारे भारत में महान विचारक की श्रेणी में आते हैं कौटिल्य। ठीक है, अब इसमें देखिए तो जो कौटिल्य थे, इनका जन्म कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म 375 ईस्वी में लगभग है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जन्म के बारे में और इनकी मृत्यु के बारे में कहीं पर भी हमें ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो लगभग ये भी 375। अब इसमें अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होता है। ठीक है, तो इनका जन्म मगध में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कुछ विद्वान कौटिल्य का जन्म स्थान दक्षिण भारत में मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म तक्षशिला में मानते हैं। तो इनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों में एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वान इसमें अलग अलग इनका जन्म स्थान मानते हैं। इसके बाद फिर इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, जन्म 375 ईसा पूर्व और मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई थी। यह भी लगभग है। और कहाँ हुई थी, तो पटना में। ठीक है, अब इसके बाद में फिर इनकी शिक्षा कहाँ पर होती है, शिक्षा कहाँ से इन्होंने प्राप्त की थी, तो देखिए इनमें इनकी शिक्षा, तो इन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ये आपको ध्यान रखना है। और यह तक्षशिला एक रावलपिंडी के पास एक नगर था, जो आपको ध्यान रखना है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है, यह भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये निवासी थे और वहीं पर इन्होंने विद्या प्राप्त की थी या तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद फिर पाटलिपुत्र आने से पूर्व कौटिल्य ने नीति, वैद्य, ज्योतिष, रसायन, हथियार संचालन तथा अन्य जीवन उपयोगी विद्याएं भी इन्होंने ग्रहण की थी। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जो कौटिल्य थे, तो कौटिल्य के अन्य नाम हैं, तो अन्य नाम कौन कौन से, तो पहला नाम इनका विष्णुगुप्त, फिर चाणक्य और फिर कौटिल्य। ऐसे इनके अनेक नाम हमें मिलते हैं। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अन्य नाम बताइए, तो ये विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये इनके नाम हैं। अब इसमें देखिए इनका पहला नाम विष्णुगुप्त, तो इनका नाम विष्णुगुप्त कैसा है, तो देखिए इसमें तो विष्णुगुप्त के बारे में डॉक्टर देवकांता शर्मा ये कहती हैं। ठीक है, तो ये देवकांता शर्मा कौन है, तो ये कौटिल्य के प्रशासनिक विचार पर इन्होंने शोध किया था। किसने, डॉक्टर देवकांता शर्मा ने। तो इन्होंने लिखा है कि कौटिल्य का जो वास्तविक नाम है, तो वास्तविक नाम इनका विष्णुगुप्त ही था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे चाणक्य, तो दूसरा नाम है इनका चाणक्य। अब इनका नाम चाणक्य कैसे हुआ, तो उनके पिता का नाम चणक था या शिवगुप्त था। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड,
जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम चणक था या शिवगुप्त था। तो ऋषि चणक के पुत्र होने के कारण ही इनका नाम चाणक्य हुआ। आ रहा समझ में? ऐसे इनका नाम चाणक्य होता है। फिर इसके बाद में अगला नाम है इनका कौटिल्य। तो कौटिल्य इनका नाम कैसे होता है? तो देखिए इसमें कि कौटल ऋषि के द्वारा स्थापित एक गोत्र था जिसका नाम था कौटल गोत्र। तो कौटल गोत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए विष्णुगुप्त को कौटल्य कहा जाता है, न कि कौटिल्य। ठीक है। इसके बाद फिर कतिपय विद्वान, मतलब कुछ विद्वानों का यह कहना है कि प्राचीन काल में अनाज एकत्र करने का कुटाल संबंधित ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है। तो कुटाल जो कि ब्राह्मण परिवार होता है, तो वहाँ पर इनका जन्म होता है और उस ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के कारण भी इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। इसके बाद में फिर कुछ विद्वानों का मत है कि कुटिल राजनीति के जनक होने के कारण भी इन्हें कौटिल्य कहा जाता है। तो इनके ऐसे अनेक नाम हमें मिलते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इनके नाम के बारे में अलग अलग अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें चाणक्य क्यों कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य क्यों कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें कि शास्त्र एवं शस्त्र के ज्ञाता तथा शिक्षक के रूप में कौटिल्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया था। इसके बाद फिर कौटिल्य का मगध में आगमन महानंद या महापद्मनंद के शासन काल में हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौटिल्य मगध किसके शासन काल में पहुंचे थे, तो महानंद या महापद्मनंद के राज दरबार में ये रहते हैं। फिर इसके बाद में जो महापद्मनंद रहता है, तो उसके दरबार में और उसकी राजसभा में कौटिल्य का अपमान हुआ था। ठीक है। तो शारीरिक दृष्टि से ये कुरूप थे, जिसके कारण इनका अपमान होता है। और अपमान होने के कारण इन्होंने भरी राजसभा में कहा था, इन्होंने अपनी शिखा मतलब इनकी चोटी इन्होंने खोली और इन्होंने घोषणा की कि मैं जब तक नंदवंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा का बंधन नहीं करूंगा, मतलब मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। ये उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा की थी। किसने? चाणक्य ने। और यह बोलकर ये वहाँ से राजसभा से निकल जाते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात में इनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कौटिल्य का परिचय हुआ और इसके बाद चंद्रगुप्त ने कौटिल्य को अपना गुरु भी स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को समस्त राजनीति सिखाते हैं और उसके बाद फिर नंद वंश का सर्वनाश इन्होंने करवाया था कौटिल्य ने। ठीक है। तो कौटिल्य के सफल निर्देशन में नंद मारे जाते हैं तथा अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी कौटिल्य के सहयोग से ही हो पाई थी। इसके बाद फिर कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर लोक प्रशासन के क्षेत्र में कौटिल्य का नाम उनकी रचना अर्थशास्त्र के कारण लिया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक प्रशासन में इसका नाम लिया जाता है कौटिल्य का, तो किसके कारण? अर्थशास्त्र के कारण। तो अर्थशास्त्र इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है, महत्वपूर्ण इनकी रचना है, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जाती है। नाम इस पुस्तक का जरूर है अर्थशास्त्र, परंतु इस पर इस बुक में क्या लिखा हुआ है? तो इस रचना में राजनीति के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने राजनीति का वर्णन किया है, इसलिए लोक प्रशासन में कौटिल्य का नाम लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज का शासन कला के क्षेत्र में महानतम ग्रंथों में से एक है। अर्थ मत में मतलब शासन कैसे किया जाना चाहिए, राजा को किस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, कौन से कार्य राजा को नहीं करना चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए, राजा को शासन कैसा करना चाहिए, ये सारी बातें इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखी हैं। ठीक है। इसलिए इसे राजनीति का विषय भी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि सामान्यतः कौटिल्य को शैक्षिक जगत में अर्थशास्त्र तथा जनसाधारण में चाणक्य नीति के प्रणेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, चाणक्य को। इसके बाद फिर कौटिल्य ने कुछ रचनाएं लिखी थी। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की रचनाएं लिखिए। तो कौटिल्य की रचनाएं आपको लिखना है फ्रेंड। पहली अर्थशास्त्र, जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र और चाणक्य सूत्र, ये सब इतनी रचनाएं हैं कौटिल्य की जो महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी रचनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा 3 नंबर में, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौटिल्य की रचनाएं लिखिए। तो 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो ये रचनाएं आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अर्थशास्त्र, तो इन सभी रचनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र। तो अब शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र एक परिचय, तो देखिए इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला का सर्वाधिक महान रचनाओं में से एक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का नाम जरूर था अर्थशास्त्र, परंतु यह अर्थशास्त्र नहीं, राजनीति का महानतम ग्रंथ है। इसमें किसका वर्णन है? इसमें राजनीति का वर्णन है। और अपनी पुस्तक के 15वें अधिकरण में कौटिल्य ने अर्थ शब्द का विश्लेषण करते हुए अर्थ की परिभाषा दी थी। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने जो अर्थ की परिभाषा दी थी तो वह कौन से अधिकरण में दी थी? तो 15वें अधिकरण में। और परिभाषा क्या दी थी इन्होंने? तो परिभाषा दी थी इन्होंने, देखिए कि मनुष्याणाम वृत्तिर्थ मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ। इसके बाद फिर अगली लाइन आती है कि तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रमर्थ शास्त्रिमिति। ये इन्होंने अर्थ की परिभाषा दी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड श्लोक का? तो श्लोक का अर्थ होता है कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब जिससे मनुष्य का जीवन चलता है। ठीक है, जो जीविका का साधन होता है उसको हम अर्थ कहते हैं। और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ ही है। ठीक है, और इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। ये इसके अर्थशास्त्र का जो 15वां अधिकरण है उसमें इन्होंने अर्थ का अर्थ बताया या अर्थ की परिभाषा दी है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र जिन 2 शब्दों से मिलकर बनता है वे शब्द हैं अर्थ और शास्त्र। ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है अर्थशास्त्र। तो ये अर्थ का अर्थ क्या बताते हैं? तो इन्होंने अर्थ का अर्थ वित्त बताया है। और इसके बाद फिर शास्त्र मतलब जो कि एक विषय है, तो यह किससे बताया? राजनीति से संबंधित बताया इन्होंने इस शास्त्र को। तो यह जो विषय है ये किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि अर्थ जहाँ वित्त से संबंध रखता है वही दूसरी ओर जो शास्त्र है यह राजनीति से संबंध रखता है। ठीक है, इसके बाद फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र धन के विज्ञान और सरकार के विज्ञान का संयुक्त रूप है। तो कौटिल्य ने इसमें दोनों ही बातों का वर्णन किया है, दोनों ही अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया है। ठीक है, इसके बाद फिर तो अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का विज्ञान भी है और सरकार का विज्ञान भी है। ये दोनों का ही वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजतंत्रीय प्रशासन और कूटनीतिक व्यवस्था का एक ऐसा विस्तृत ग्रंथ है जो प्रशासन के विभिन्न पहलुओं, यथार्थवादी, व्यावहारिक तथा उपयोगितावादी व्याख्या प्रस्तुत करता है। आ रहा समझ में? तो यह जो अर्थशास्त्र है इसमें प्रशासन के लिए इसने महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन किया है, इन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया है कौटिल्य ने। राजा को शासन किस प्रकार से करना चाहिए, जनता के लिए राजा का व्यवहार कैसा हो, ये सारी बातें इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखी है। इसके बाद देखिए आगे कि कौटिल्य ने प्रारंभ में ही अर्थशास्त्र की 4 विधाओं का उल्लेख किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसकी 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र उसकी 4 विधाएं हैं। तो वे 4 विधाएं कौन कौन सी है? तो पहले देखिए इसमें, तो पहली विधा या प्रथम विधा उसको हम कहते हैं आन्वीक्षिकी।
और आन्वीक्षिकी जिसका अर्थ होता है दर्शन और तर्क। तो इनका जो विषय या इनकी जो रचना है यह दर्शन और तर्क पर आधारित है। इसके बाद फिर इसकी जो दूसरी विधा है या द्वितीय विधा है उसका नाम है त्रयी। त्रयी से मतलब है यहाँ पर धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान होना। इसके बाद फिर तीसरी विधा होती है इसमें वार्ता, और वार्ता से तात्पर्य यहाँ पर कृषि व्यापार आदि। फिर इसके बाद में चौथी विधा होती है इसमें दंड नीति। दंड नीति से तात्पर्य यहाँ पर शासन की कला क्या हो और राजनीति शास्त्र। तो ये सब 4 विधाएं होती हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, जो आपको याद रखना है। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है फ्रेंड। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा। इसके बाद फिर आगे देखिए कि सन 1915 में श्याम शास्त्री ने, तो 1915 में पंडित श्याम शास्त्री ने द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य के नाम से इसका संशोधित अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यह भी आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। तो इनका नाम ध्यान रखना है, पंडित श्याम शास्त्री ने। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक वर्णित हैं। अब सोचो कितना बड़ा विषय है ये, कितना या कितनी बड़ी रचना है ये, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा, सैन्य शास्त्र, यौन विद्या, भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, अभियांत्रिकी तथा प्रशासनिक विषय सहित अन्य कई बिंदुओं का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। शासन कला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पक्ष अर्थशास्त्र में समाहित हैं। ये आपको सब ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के अधिकरण तथा उससे संबंधित उसके कुछ विषय वस्तु हैं जो आपको याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के अधिकरण कितने हैं। तो 15 अधिकरण होते हैं फ्रेंड, इसमें आपको ध्यान रखना है जो हमने आपको अभी बताए हैं। तो इन 15 अधिकरण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला अधिकरण, अर्थशास्त्र के अधिकरण में पहला अधिकरण, तो पहला अधिकरण इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है राजवृत्ति निरूपण। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इसका जो अर्थशास्त्र का पहला अधिकरण होता है, पहला अधिकरण का नाम क्या है, राजवृत्ति निरूपण। अब इसमें किसका वर्णन किया है कौटिल्य ने, तो इसमें या इस अधिकरण में राजा के जीवन और उसके व्यवहार का सामान्य वर्णन इन्होंने किया है कौटिल्य ने, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें पहले अधिकरण में क्या लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला अधिकरण है उसमें राजवृत्ति निरूपण, ठीक है, नाम है इस अधिकरण का, और वर्णन किसका है, तो इस अधिकरण में राजा का जीवन कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, इसका सामान्य वर्णन कौटिल्य ने किया है इस प्रथम अधिकरण में, जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए फिर दूसरा अधिकरण, तो दूसरा अधिकरण में क्या लिखा इन्होंने, इसका नाम क्या है, तो दूसरे अधिकरण का नाम है अध्यक्षों का निरूपण, ठीक है। इस अधिकरण में कौटिल्य ने इसमें राज्य के विभिन्न प्रशासकीय अधिकारियों या प्रशासकीय अध्यक्षों के विभागों और कर्तव्यों का वर्णन उन्होंने किया है। इसके बाद फिर तीसरा अधिकरण, अब तीसरा अधिकरण का नाम क्या है, तो तीसरा अधिकरण का नाम है न्याय का निरूपण, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है कौटिल्य ने, तो इसमें लिखा है कि इसके अंतर्गत धर्मशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक विषयों का वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर चौथा अधिकरण, चौथा अधिकरण का नाम है कंटक शोधन, और इसमें वर्णन किसका किया है कौटिल्य ने, तो इसमें वर्णन है कि समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड विधान की व्यवस्था है। आ रहा समझ में, इसमें कौटिल्य ने क्या लिखा है, तो जो भी समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे दंड देना चाहिए। तो कौटिल्य कहते हैं इस अधिकरण में कि यदि समाज को व्यवस्थित रखना है तो दंड देना आवश्यक है, बिना दंड के समाज व्यवस्थित नहीं रह सकता। इसके बाद फिर पांचवा अधिकरण, तो पांचवें अधिकरण में
योगवृत्त निरूपण इसका नाम होता है। इसमें क्या लिखा है कौटिल्य ने, तो इसमें लिखा है कि इसके अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का वर्णन किया है और अराजभक्तों मतलब कि जो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हो, ठीक है, जैसे कुछ चोर लोग होते हैं या फिर इसके बाद में सरकार का विरोध करते हैं, मतलब राजा का ही विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। तो उनको दंड देने का जो नियम है, तो दंड से संबंधित नियमों का वर्णन भी उन्होंने कौटिल्य ने इस अधिकरण में किया है। तो किस व्यक्ति को, किस अपराधी को किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, उससे संबंधित वर्णन कौटिल्य ने इस अधिकरण में किया है, ये आपको याद रखना होगा। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें छठा अधिकरण। तो जो छठा अधिकरण है उसका नाम होता है प्रकृतियों का निरूपण, ठीक है। तो इस अधिकरण में कौटिल्य ने किसका वर्णन किया है, तो इस अधिकरण में मंडल योनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय उन्होंने बताए हैं। इसके बाद फिर सातवां अधिकरण होता है 6 गुणों का निरूपण। तो इसमें 6 गुण के बारे में वर्णन किया है। तो 60 गुण मतलब 6 गुण नीति के द्वारा शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय। तो शत्रु राष्ट्रों को कैसे वश में किया जाए, इसके बारे में कौटिल्य ने बताया है। इसके बाद में अगला अधिकरण है 8वां अधिकरण, और इस अधिकरण का नाम होता है व्यसनों का निरूपण, ठीक है। इसमें राज्य की विपत्तियों के कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय कौटिल्य ने बताए हैं। इसके बाद फिर अगला है 9वां अधिकरण, और इसमें आक्रमण का निरूपण या आक्रमण से संबंधित वर्णन किया गया है। तो इसमें कौटिल्य ने विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय विषयों पर विचार का वर्णन किया है। तो युद्ध से पहले कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में कौटिल्य ने वर्णन किया है। इसके बाद फिर आता है 10वां अधिकरण। 10वां अधिकरण का नाम होता है संग्राम का निरूपण, और इसमें विजय के लिए युद्ध संबंधी नियमों का वर्णन कौटिल्य ने किया है। तो विजय के लिए कौन कौन से नियम हैं, या विजय प्राप्त करना हो तो युद्ध के कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में कौटिल्य ने 10वें अधिकरण में वर्णन किया है। इसके बाद फिर अगला आता है 11वां अधिकरण। तो 11वां अधिकरण का नाम होता है कूटनीति का निरूपण, ठीक है। और इसमें संघ राज्यों में फूट डालने की विधियों का वर्णन कौटिल्य ने किया है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है 12वां अधिकरण। इसका नाम होता है राज्य रक्षा का निरूपण, ठीक है। और इसमें किसका वर्णन किया है कौटिल्य ने, तो इसमें निर्बल राजाओं के द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए हैं। इसके बाद फिर अगला आता है 13वां अधिकरण। इसका नाम होता है दुर्ग प्राप्ति का निरूपण, और इसके अंतर्गत शत्रु के दुर्गों का मतलब होता है यहाँ पर किलों, ठीक है। तो शत्रु के किलों या दुर्गों पर विजय करने के उपायों का विवेचन कौटिल्य ने किया है। इसके बाद फिर अगला आता है 14वां अधिकरण। इसमें औपनिषदिक अधिकरण का वर्णन है। तो इस अधिकरण के अंतर्गत कौटिल्य ने शत्रु पर विष तथा जादू टोना आदि का प्रयोग कैसे किया जाए तथा इसकी विधि का वर्णन कौटिल्य ने किया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें 15वां अधिकरण। अब 15वां अधिकरण जिसका नाम होता है तंत्र युक्ति का निरूपण, ठीक है। और इस अधिकरण में किसका वर्णन किया है कौटिल्य ने, तो इसमें अर्थशास्त्र की सामान्य विवेचना की गई है, जैसे तंत्र युक्तियाँ। तो इस प्रकार से ये 15 अधिकरण के बारे में हमने बताया है आपको। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र उपयुक्त विषय वस्तु का अवलोकन करने के पश्चात यह कहा जाता है। तो इसकी जो रचना है अर्थशास्त्र, इसके पूरा अध्ययन करने के बाद में यह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो देखिए इसमें कि सुख ग्रहण विज्ञेयम तत्वार्थ पद निश्चितम, ठीक है। फिर इसके बाद में कौटिल्येन कृतम शास्त्रम विमुक्त ग्रंथम विस्तरम। इसका अर्थ यह है कि कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में तत्वार्थ एवं पदों का प्रयोग किया गया है। व्यर्थ विस्तार से यह ग्रंथ सर्वथा मुक्त है, मतलब इसमें व्यर्थ बातें बिल्कुल भी नहीं लिखी गई है। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पॉइंट या वही बातें इस ग्रंथ में लिखी गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण समाप्त हो जाते हैं।
क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 3 नंबर का पूछा जा सकता है, 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर में अगर पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, तो आपको 15 अधिकरण बताना होगा। फिर इसके बाद में किसी भी एक अधिकरण का नाम पूछ लेगा 3 नंबर में कि पहले अधिकरण में क्या लिखा है, तो आपको लिखना होगा। 5 नंबर में 5-6 अधिकरण के बारे में पूछा जा सकता है। आ रहा समझ में, तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर अब देखिए इसमें कौटिल्य का योगदान। तो कौटिल्य का योगदान में देखिए कि इसने किन किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण रूप से या महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। तो कौटिल्य के योगदान में देखिए इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौटिल्य क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें कि कौटिल्य का प्रमुख चिंतन जनहित तथा राज्य की सुरक्षा को लेकर है। तो कौटिल्य का जो महत्वपूर्ण चिंतन है वह किससे संबंधित है, तो पहला है जनता का कल्याण करना और दूसरा राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए। तो इससे संबंधित वर्णन इसमें किया जाता है, इस अर्थशास्त्र में किया गया है, और यही कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौटिल्य ने बताए हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि जनता का कल्याण और राज्य की सुरक्षा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौटिल्य राज्य प्राप्त करने, उसका विस्तार करने, शत्रुओं से राज्य एवं जनता की रक्षा करने हेतु निरंकुश शासन सत्ता की वकालत करते हैं। इसके बाद फिर किंतु अब निरंकुश शासन सत्ता की व्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि शत्रुओं से जनता की रक्षा कैसे की जाए। तो इसमें फिर जनता राजा को निरंकुश होना ही पड़ेगा। जब जनता की रक्षा करने की बात आती है, अब जो भी शत्रु है तो फिर उस समय शत्रु के साथ दयालुता का स्वभाव या दयालुता का भाव राजा के मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगर जनता में भी अगर कोई अपराध करता है तो उसे दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें कौटिल्य कहते हैं। इसके बाद फिर किंतु उनकी प्राथमिकता में जनहित भी सम्मिलित है, इसलिए कतिपय मतलब कुछ विद्वान कौटिल्य के इस श्लोक को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य कहते हैं कि जनता का कल्याण सबसे पहले है। ठीक है, राजा को सबसे पहले जनता के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो इसी पर आधारित एक श्लोक है इसमें। तो इस श्लोक में देखो क्या लिखा है, तो श्लोक है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा नाम च हिते हितम और नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजा नाम तो प्रियम हितम। ये इसमें कौटिल्य ने बात बताई है। तो कौटिल्य इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। जो कुछ राजा को प्रिय हो वह उसे हित न समझे, बल्कि प्रजा को जो प्रिय हो वह उसे अपना हित समझना चाहिए। ये कौटिल्य कहते हैं जनता के कल्याण के बारे में और राजा को सुझाव देते हैं। ठीक है, तो फिर कौटिल्य सुझाव देते हैं कि राजा को इस प्रकार का कर वसूलना चाहिए कि जैसे सूर्य समुद्र से वाष्प के रूप में जल ग्रहण करता है और उसे वर्षा के रूप में समुद्र को वापस लौटा देता है। इस प्रकार से एक राजा को अपनी जनता से या प्रजा से कर वसूल करना चाहिए। तो ये कहते हैं कौटिल्य कर वसूलने के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौन से 7 सिद्धांत कौटिल्य ने बताए हैं राज्य के बारे में। तो देखिए इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति हेतु संविदा या सामाजिक समझौता के नियम को उत्तरदायी माना है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि राजा कैसे शुरू हुआ, राजा ने शासन करना क्यों शुरू किया। ठीक है, तो कौटिल्य इसके बारे में कहते हैं कि संविदा या सामाजिक समझौता का नियम कौटिल्य ने बताया है। अर्थात बलवान या क्रूर व्यक्ति के अत्याचारों से बचने के लिए मनुष्य ने मतलब जनता ने राजा को कर देकर अपनी सुरक्षा का वचन प्राप्त किया। तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा या शासन करने की पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो कौटिल्य कहते हैं कि जनता ने या मनुष्यों ने अपने किसी एक व्यक्ति को चुना कि आप शासन करना और हम आपको कर देंगे, है ना। तो कर हम देंगे और आप हमारी सुरक्षा करना। वस्तुतः राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति होती है और यही सामाजिक संविदा का परिणाम है। कौटिल्य ये कहते हैं।
इसके बाद फिर हॉब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने भी इसी सिद्धांत की व्याख्या की है। और सप्तांग अर्थात राज्य के 7 अंगों की कल्पना प्राचीन भारतीय विचारकों ने इस रूप में की है जैसे कि शरीर के भाग हो। आ रहा समझ में? तो जो 7 अंग होते हैं राज्य के, तो कुछ विद्वानों ने इसे अपने शरीर के अंग के समान ही माना है। इसके बाद फिर शुक्र नीति में राज्य को शरीर मानते हुए राजा को सिर माना जाता है। फिर इसके बाद जो अमात्य होता है मंत्री, उसको आंखें कहा जाता है। फिर जो सुद्रथ होता है तो सुद्रथ को कान कहा जाता है। फिर जो कोश होता है तो कोश मतलब मुख, है ना, जो राजकोष होता है उसको को मुख माना गया है। इसके बाद फिर बल, तो बल को मन माना गया है। फिर दुर्ग मतलब किला, इसको हाथ कहा गया है। फिर इसके बाद में जो राष्ट्र होता है तो राष्ट्र को पैरों के समान वर्णित किया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये शुक्र नीति में बताया गया है। अब इसके बाद देखिए कि कौटिल्य ने जिन 7 अंगों को माना है, तो कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं या 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। तो ये 7 अंगों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला अंग होता है कि स्वामी या राजा, ये राज्य का पहला अंग होता है। दूसरा होता है अमात्य या मंत्री। तीसरा होता है जनपद या व्यक्ति एवं भूमि। इसके बाद फिर दुर्ग मतलब किला। फिर इसके बाद कोष मतलब राजकोष होता है। फिर इसके बाद में दंड मतलब सेना। फिर इसके बाद में मित्र, ये दोस्त या सखा। ठीक है, तो ये 7 अंग होते हैं जिससे को हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत फ्रेंड ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन से हैं। तो ये 7 सिद्धांत ये एग्जाम में आपको लिखना होगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है जिसको कहते हैं राम जरा किसे में, है ना। तो राम जरा किसे में, इसका हम शॉर्ट फॉर्म बताए हैं आपको। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि राम जरा किसे में? तो ये 7 अंगों के पहले अक्षर के आधार पर इस ट्रिक को बनाया गया है। तो देखिए इसमें जैसे रा, तो रा से क्या बनाएंगे आप? राजा। फिर इसके बाद में माँ से क्या बनाएंगे? मंत्री। फिर इसके बाद में जय से क्या बनाएंगे आप? तो जय से बनाएंगे जनपद। फिर इसके बाद में फिर आ जाता है वापस रा, तो रा से आपको फिर बनाना पड़ेगा ये राजकोष। फिर इसके बाद में की से क्या बनाएंगे? तो की से बनाएंगे आप किला। फिर इसके बाद में से क्या बनाएंगे? तो से बनाएंगे आप सेना। फिर लास्ट में बचता है मी, मतलब मी से क्या बनाओगे? मित्र। तो ये ऐसे 7 अक्षरों के आधार पर यह ट्रिक तैयार की गई है। तो आप इसके माध्यम से ये 7 अंगों को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आप नहीं भूलेंगे अगर आप इस तरीके से इसको याद रखते हैं तो। अब इसके बाद देखिए जो सप्तांग सिद्धांत है, तो सप्तांग सिद्धांत में पहला है राजा या स्वामी। तो देखिए इसमें कि कौटिल्य राजा को राज्य का सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शीर्षस्थ अंग मानता है। ठीक है, तो जो राज्य के 7 अंग हैं उन 7 अंगों में शीर्ष स्थान पर कौटिल्य ने किसको रखा है? राजा को रखा है या स्वामी को रखा है। इसके बाद फिर कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का प्रथम नागरिक होता है और समाज का आदर्श पुरुष होता है। ये कौटिल्य कहते हैं किसके बारे में? राजा के बारे में। इसके बाद फिर कौटिल्य का यह मानना है या कौटिल्य का यह मत है कि राज्य की समस्त शक्तियां राजा में निहित होनी चाहिए और वह राजा में देवत्व की पहचान भी करते हैं। ठीक है, अब कौटिल्य कहते हैं, तो कौटिल्य के अनुसार कि राज्य की सफलता राजा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। राज्य तभी सफल होगा जब राजा गुणवान होगा। इसलिए उसने राजा के कुछ विशिष्ट गुणों की चर्चा की है जो इस प्रकार हैं। तो राजा के कुछ गुण के बारे में कौटिल्य कहते हैं। तो राजा के कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो इसके बारे में कौटिल्य कहते हैं पहला पॉइंट है कि राजा को गुणवान होना चाहिए और राजा को गुणवान के साथ साथ चरित्रवान भी होना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि राजा उच्च कुल का होना चाहिए या उच्च कुल में जन्म लेता हो। इसके बाद फिर
अगला है इसमें कि धर्म में रुचि रखने वाला हो राजा। इसके बाद फिर दूरदर्शी हो, मतलब भविष्य की सोचकर चलने वाला हो, फिर सत्यवादी हो और महत्वाकांक्षी हो या अथक परिश्रमी हो। इसके बाद फिर शिक्षा का प्रेमी हो तथा योग्य मंत्रियों से युक्त राजा हो। तो जब इस प्रकार से राजा के गुण होते हैं तो वह सफलता के शिखर तक पहुंचता है या सफलता को सरलता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे कि शिक्षा के द्वारा सद्गुणों को प्राप्त किया जाता है, मतलब शिक्षा से व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण आते हैं। ठीक है, और जो सद्गुण होते हैं उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। इसीलिए राजा में सेवा करने की भावना के साथ साथ शास्त्रों का आदर करने, जनता की आवाज़ सुनने, मतलब जनता की जो समस्या है उसके बारे में सुनना और उन समस्याओं का समाधान करना, और गुणियों की पहचान करना, मतलब जो गुणवान लोग होते हैं उनकी पहचान करना, ये राजा के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद फिर आदर करने की विशेषता भी होनी चाहिए। ये सारी राजा के अंदर विशेषताएं होनी चाहिए जो कौटिल्य कहते हैं। इसके बाद फिर स्वयं, तो स्वयं योग्यता और विद्वता, मतलब विद्वान हो, तो स्वयं योग्यता और विद्वता से आत्मसंपन्न राजा में नेतृत्व की उच्च क्षमता विकसित होनी चाहिए और राजा ऊर्जावान होना चाहिए। इसके बाद फिर राजा को दर्शन, अर्थविज्ञान, दंड नीति या फिर राजनीति शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद फिर राजा के कुछ मुख्य कर्तव्य भी कौटिल्य बताते हैं, और राजा के जो मुख्य कर्तव्य कौटिल्य ने बताए हैं तो उसी को कौटिल्य ने व्रत की संज्ञा भी दी थी। ठीक है, तो कौटिल्य कहते हैं कि उद्योगों की स्थापना करना, तो कौटिल्य राजा के कुछ मुख्य कर्तव्य बता रहे हैं कि राजा का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए, और इसी को कौटिल्य ने व्रत की संज्ञा दी है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजा के व्रत के बारे में बताइए, या यूँ पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने राजा के लिए जो मुख्य कर्तव्य बताए थे उसको कौटिल्य ने व्रत की संज्ञा दी थी, तो वे मुख्य कर्तव्य या वे व्रत कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उद्योगों की स्थापना करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और व्यवहारों का निर्णय करते आना चाहिए राजा को, या फिर व्यवहारों का निर्णय करना चाहिए। इसके बाद फिर दक्षिणा देना चाहिए और अनुशासन को स्थापित करना चाहिए। ये राजा के मुख्य कर्तव्य बताए हैं और इसी को कौटिल्य ने व्रत की संज्ञा दी थी, जो आपको याद रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें राज्य का दूसरा अंग होता है अमात्य। ठीक है, तो इसके बारे में कौटिल्य कहते हैं कि अमात्य या मंत्री राज्य संचालन के वास्तविक अंग होते हैं। ये कौटिल्य ने कहा है अमात्य के बारे में। तो अमात्य किसको कहते हैं? मंत्री को कहा जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य ने कहा कि ये जो मंत्री होते हैं या अमात्य होते हैं, ये राज्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये राज्य के वास्तविक अंग भी होते हैं, और इन्हें राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण अंग तथा मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी की पदवी भी प्रदान की गई है। इसके बाद फिर उसके मतानुसार, मतलब कौटिल्य के अनुसार, कि राज्य में अमात्यों की नियुक्ति राजा के द्वारा योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए, न कि सिफारिशों के आधार पर। तो जो व्यक्ति जिस पद के लायक हो उसको उसी पद पर स्थापित किया जाना चाहिए, उसको उसी पद पर पदस्थ किया जाना चाहिए, ये भी कहते हैं कौटिल्य। ठीक है, तो जो भी मंत्री हैं या किसी भी मंत्री को नियुक्त करना है तो उसे उसकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर कौटिल्य के मतानुसार अमात्य को दूरदर्शी होना चाहिए, इसके बाद फिर बुद्धिमान होना चाहिए, फिर इसके बाद प्रतिभाशाली होना चाहिए तथा राजा के प्रति वफादार होना चाहिए, राजा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये सब उसके अंदर गुण, योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद फिर कौटिल्य ने अमात्य को जनपद की कर्म सिद्धि, राज्य की सुरक्षा, संकट का सामना, सेना की व्यवस्था, आय व्यय का हिसाब, शत्रुओं का शमन, रिक्त भूमि का विकास, अपराधियों को दंड और वैदेशिक संबंध तथा राजकुमारों की रक्षा इत्यादि के दायित्व सौंपे हैं। तो कौटिल्य कहते हैं कि ये इतने कार्य अमात्य को सौंपे जाने चाहिए या मंत्रियों को सौंपे जाना चाहिए।
ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए तीसरा राज्य का अंग होता है जनपद। अब जनपद का अर्थ क्या है, तो जनपद का अर्थ होता है जनता और भूमि। ठीक है, तो जनता और भूमि को महत्व प्रदान करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि मानव रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता। जहाँ पर जनता नहीं होगी वह जनपद नहीं हो सकता, ये कौटिल्य कहते हैं। और जनपद रहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती। अतः जनपद नहीं होगा तो राज्य किस पर किया जाएगा, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर कौटिल्य का मत है कि राजा को दूसरे देशों के व्यक्तियों को बुलाकर या अपने देश की जनसंख्या में वृद्धि करके पुनः जनपद को बसाया जाना चाहिए, ये कौटिल्य कहते हैं। और जनपद की स्थापना कहाँ पर होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी कौटिल्य कहते हैं कि जनपद की स्थापना नदी तालाबों, वनों, पर्वतों के समीप होना चाहिए, वहाँ पर्याप्त अन्न उत्पादित होता हो, मतलब जहाँ पर अन्न का उत्पादन किया जा सके। और इसके बाद पड़ोसी राजा दुर्बल हो, फिर इसके बाद वनों में हाथी बहुत सारे हो, जलवायु अच्छी हो, बहुमूल्य वस्तुओं का विक्रय होता हो, इसके बाद में सद्गुणी व्यक्ति वहाँ पर निवास करते हो, तथा उसके मध्य सीमांत पर किले बने हों। तो ये सारी बातें बताते हैं कौटिल्य, किसके बारे में, जनपद के बारे में। तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अनुसार जनपद किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो जनपद होते हैं, तो जनपद को कौटिल्य ने कुछ भागों में से विभक्त किया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से कौटिल्य ने जनपद को विभक्त किया है। तो देखिए इसमें 4 आधारों पर इसे विभक्त किया है। तो पहला देखिए इसमें कि जनपद स्थानीय, तो जो जनपद होता है इसको 4 भागों में बांटा था कौटिल्य ने। तो 4 भागों में पहला भाग हो जाता है जनपद स्थानीय। तो जनपद स्थानीय ये कितने गांवों को मिलाकर कहा जाता है, तो ये 800 गांवों को मिलाकर कहा जाता है। तो ये बड़ा जनपद था। फिर इसके बाद में द्रोणमुख ये 400 गांवों पर बनाया जाना चाहिए। फिर खाटिक ये 200 गांवों पर बनाया जाना चाहिए। फिर संग्रहण यह 10 गांवों को मिलाकर बनाया जाना चाहिए या स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये कौटिल्य इस प्रकार से जनपद के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर भी आपसे 3 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से जनपद को कितने भागों में बांटा जाना चाहिए या कितने भागों में बांटा गया था। तो 4 भाग आपको बताना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है इसमें कि कौटिल्य ने संघ राज्य को स्वतंत्र सत्ता देने का प्रावधान किया है। ठीक है, तो कौटिल्य ने संघ राज्य को 2 श्रेणी में बांटा था। तो 2 श्रेणी कौन कौन सी हो जाती है, पहली श्रेणी होती है कि वार्ता शस्त्रोपजीविना, और दूसरा हो जाता है राज शब्दोपजीविना। ये 2 श्रेणियों में उन्होंने संघ राज्यों को बांटा था। अब इसमें पहला देखिए वार्ता शस्त्रोपजीविना, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें व्यापार, कृषि, सैन्य व्यवसाय से जीविका कमाने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था। जैसे उस समय थे कंबोज, इसके बाद फिर सौराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणी, ये उस समय के कुछ जनपद थे। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें देखिए, तो अगला कि राज शब्दोपजीविना, तो इसमें राजा के प्राधिकार से जीविका कमाने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था। जैसे लिच्छवी था, जैसे वृज्जिक था, मल्लाह, मद्रक, कुकुरा, कुरुस, पांचाल तथा अन्य गणराज्यों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपसे 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने संघ राज्य को कितनी श्रेणी में बांटा था, तो 2 श्रेणी में बांटा था। फिर ये वार्ता शस्त्रोपजीविना श्रेणी पूछी जा सकती है 3 नंबर में। फिर राज शब्दोपजीविना श्रेणी ये पूछी जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखिए इसमें चौथा अंग। तो राज्य का चौथा अंग होता है कि दुर्ग या किला। तो दुर्ग या किला कौटिल्य ने जनपद की तरह ही दुर्ग अथवा किला को राज्य के चौथे अंग के रूप में महत्वपूर्ण माना है। तो कौटिल्य कहते हैं कि जो दुर्ग होता है, तो दुर्ग राज्य को आक्रमण तथा प्रतिरक्षात्मक योग्यता का प्रतीक होता है। ठीक है, तो जो किला होता है, दुर्ग होता है, यह रक्षा करता है, आक्रमण से बचाता है।
कौटिल्य के मतानुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो कौटिल्य के मतानुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार देखिए इसमें औदिक दुर्ग। औदिक दुर्ग कौन सा होता है या किसे कहते हैं? तो औदिक दुर्ग का अर्थ होता है कि वह दुर्ग जो चारों ओर से जलाशय से घिरा हो, औदिक दुर्ग कहलाता है। कैसा दुर्ग? जो चारों ओर जलाशय से पानी से घिरा हो, उसे औदिक दुर्ग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि औदक का अर्थ ही क्या हो जाता है? औदक का होता है अर्थ जल। इसके बाद फिर अगला आता है पर्वत। तो पर्वत दुर्ग, ठीक है। अब पर्वत दुर्ग का अर्थ क्या होता है? तो वह दुर्ग जो पहाड़ों पर बना हो तथा चारों ओर से पत्थरों से घिरा हो, पर्वत दुर्ग कहलाता है। ये पर्वत दुर्ग के बारे में कौटिल्य कहते हैं। तो आपसे इनसे अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे इनसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि औदिक दुर्ग क्या है, पर्वत दुर्ग किसे कहते हैं, या फिर कौटिल्य का जो चौथा सिद्धांत है, चौथा अंग है राज्य का, दुर्ग, इसके बारे में लिखिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ये कौटिल्य के अनुसार जो 4 दुर्ग के बारे में इसने बताया है, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला है वन दुर्ग। और वन दुर्ग तीसरा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो या उसके चारों ओर दलदल और कटीली झाड़ियां हो, तो उसे वन दुर्ग कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है धानवन दुर्ग। अब ये धानवन दुर्ग क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो। तो जिस दुर्ग के चारों रेगिस्तान होता है उसे हम धानवन दुर्ग कहते हैं। तो ये कौटिल्य ने 4 प्रकार के किले या 4 प्रकार के दुर्ग के बारे में वर्णन किया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर कौटिल्य के मतानुसार सभी प्रकार के दुर्गों में सेना के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद फिर कौटिल्य के अनुसार ही जो औदिक और पर्वत दुर्ग होता है, तो संकट काल में जनपद की रक्षा करने में यह बहुत सहायक होता है। इसके बाद फिर जो धानवन और वन दुर्ग होता है, तो जंगलों की रक्षा करने तथा विपत्ति के समय राजा की भी रक्षा करने में यह सहायक होता है। तो ये सारी बातें कौटिल्य ने बताई हैं इन दुर्गों के बारे में। तो आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इससे, और 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा एग्जाम में। इसके बाद फिर 5वां अंग होता है राजकोष। राजकोष मतलब राजा का कोष या राजा का एक प्रकार से खजाना होता है, जमा पूंजी होती है। तो देखिए इसमें कि राजकोष राज्य के 5वें अंग के रूप में कौटिल्य ने राजकोष की आवश्यकता पर बल दिया है। और कौटिल्य के मतानुसार राजकोष राज्य के राजस्व का स्थायी स्रोत होना चाहिए। इसके बाद फिर कौटिल्य ने सर्वाधिक ध्यान राजकोष पर देने का समर्थन किया है। कौटिल्य कहते हैं कि राजकोष पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। अगर धन नहीं है तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। तो कौटिल्य इसी पर कहते हैं। तो इसी पर आधारित एक उनका वाक्य होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के सभी उद्यम वित्त पर निर्भर होते हैं, और राज्य का मूल अर्थ वित्त से ही संबंधित होता है। तो राज्य के सभी उद्यम वित्त पर निर्भर है, इसका अर्थ यह होता है कि राज्य में जो भी कार्य होता है वह वित्त से ही होता है। अगर वित्त नहीं है, धन नहीं है, तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। अतः राजकोष पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। और कौटिल्य का यह मत था कि राजा का कोई व्यक्तिगत कोष नहीं होना चाहिए, और राज्य की सभी संपत्ति जिसमें राजा को उपहार स्वरूप मिला है, धन भी शामिल होना चाहिए, और इसका अंकेक्षण भी किया जाना चाहिए। अंकेक्षण मतलब उसकी जांच भी होते रहना चाहिए। तो ये कौटिल्य ने सारी बातें बताई हैं इस राजकोष के बारे में। इसके बाद फिर आगे देखिए कि कौटिल्य कहते हैं या कौटिल्य के अनुसार कि कोष धर्मपूर्वक एकत्रित किया गया हो और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्ति काल, मतलब जब कोई भी आपत्ति या संकट आता है तो संकट के समय, विपत्ति में भी दीर्घ समय तक, मतलब लंबे समय तक उससे उपयोग किया जा सकता है या लंबे समय तक भी निर्वाह किया जा सकता हो। आ रहा समझ में? मतलब कौटिल्य का कहना है कि खजाना इतना होना चाहिए कि संकट के समय, विपत्ति के समय भी
लंबे समय तक खजाना चल सके, खजाना पुर सके, या पैसों की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, इतना खजाना राजा के पास होना चाहिए, इसे कहते हैं कौटिल्य। ठीक है। इसके बाद फिर कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि कोषाध्यक्ष को कोष के संबंध में सदैव पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए, जिससे राजा के द्वारा मांगे जाने पर वह तत्काल सूचना दे सके। इसके बाद फिर कौटिल्य राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांत दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने राजस्व वृद्धि के लिए सिद्धांत कौन से दिए थे। तो इन्होंने सिद्धांत दिया है पहला, तो इनका पहला सिद्धांत देखिए कि परिपुष्ट सिद्धांत, राजस्व में वृद्धि कैसे हो, तो इससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए कौटिल्य ने, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला सिद्धांत है इसमें परिपुष्ट सिद्धांत। इसका अर्थ होता है कि कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों पर करारोपण द्वारा ही होती है, लेकिन आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर करारोपण होना चाहिए। मतलब जब उनका विकास हो जाए उद्योगों का, तो उसके बाद उन पर कर लगाना चाहिए। फिर अगला आ जाता है, अगला सिद्धांत का नाम है दौर्लभ्य का सिद्धांत। इसमें कौटिल्य कहते हैं कि ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, उसे कर मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला सिद्धांत आता है कर मुक्ति का सिद्धांत। तो इसमें कौटिल्य कहते हैं कि जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण उन्हें कर से मुक्त रखना चाहिए। जैसे विशेष संस्कार होते हैं तो इन्हें कर से मुक्त रखना चाहिए। जैसे व्रत होते हैं, जैसे यज्ञ होते हैं और दान दिया जाता है, तो इनको कर से मुक्त रखना चाहिए। अब सोचिए कि उस समय कौटिल्य ने कहा था और उसी की बातों को आज हमारी सरकार फॉलो कर रही है। तो आज भी हम देखते हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों पर कोई टैक्स सरकार नहीं लेती। इसके बाद जब दान देता है व्यक्ति तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको 5 अंग यहाँ पर बताए हैं। अब इसके बाद देखिए राज्य का 6वां अंग, जिसका नाम है दंड या सेना। तो दंड या सेना को राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य कहते हैं कि सैनिक कैसा होना चाहिए। तो कौटिल्य कहते हैं कि सैनिक वंश परंपरागत होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, मतलब अनुशासन में रहता हो। फिर इसके बाद में प्रशिक्षित हो, वीर हो, स्वाभिमानी हो, कुशल हो तथा राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए, मतलब राष्ट्र से प्रेम करने वाला होना चाहिए सैनिक। क्योंकि जिस राजा के पास प्रबल सैन्य बल होता है, मतलब जिस राजा के पास शक्तिशाली सेना होती है, वह किसी भी शत्रु को पराजित करने में सफल होता है, या किसी भी शत्रु की सेना को आसानी से हरा सकता है। जिसके पास सेना शक्तिशाली होती है वह राजा। ठीक है, इसके बाद फिर राजा को चाहिए कि वह सैनिकों को यथोचित वेतन दे, मतलब यह राजा के लिए जरूरी है कि वह सैनिकों को उचित वेतन दे तथा उसके परिवारों की सुख सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि अगर कोई भी सैनिक जैसे सेना में भर्ती है और उसके घर वालों को कोई परेशानी होगी और राजा ध्यान न दे, तो क्या सैनिक सेना में कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वह सेना को छोड़ देगा। अगर सेना को उचित वेतन नहीं दिया जाएगा, सैनिक को उचित पैसा नहीं मिलेगा, उचित वेतन नहीं मिलेगा, तो कोई भी सैनिक कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि सैनिकों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए और उसके जो परिवार वाले हैं, घर के लोग हैं, उनके सदस्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार की बातें कौटिल्य कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें कौटिल्य ने 6 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया था। तो इन्होंने 6 प्रकार की सेना कौन कौन सी बताई? तो पहली सेना बताई इन्होंने मौल सेना, अर्थात नागरिकों से बनी हुई सेना। इसके बाद फिर दूसरी सेना के बारे में बताते हैं कौटिल्य, वृत्त सेना। वृत्त सेना अर्थात किराए पर ली गई सेना। फिर इसके बाद में अगली सेना होती है श्रोणी सेना। श्रोणी सेना का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रदेशों में रखी गई सेना। फिर इसके बाद में अगली सेना होती है आटविक, अर्थात वन क्षेत्रों में निवास करने वाली जातियों की सेना। इसके बाद फिर अगली सेना है मित्र सेना। इसके बाद फिर शत्रु सेना।
तो इस प्रकार से ये 6 सेनाओं का वर्णन करते हैं कौटिल्य। तो 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि बताइए कौटिल्य ने कितने प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है। तो 6 प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है। और वे 6 सेना कौन कौन सी है, तो ये 6 सेनाएं आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर इनके अलावा भी कौटिल्य ने कहा है कि हस्ती सेना मतलब हाथी सेना, अश्व सेना मतलब घोड़े की सेना, रथ सेना तथा पैदल सेना का भी उन्होंने वर्णन किया है। और कौटिल्य कहते हैं कि हस्ती सेना इसमें सर्वश्रेष्ठ होती है, मतलब जो हाथी सेना होती है तो हाथी सेना इस सेना में सर्वश्रेष्ठ होती है, ये कौटिल्य ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि हाथी सेना क्यों जरूरी होती है, तो उन्होंने कहा कि यह शत्रु सेना, दुर्ग, छावनी और व्यूह रचना को भी छिन्न भिन्न करने में कुशल एवं प्रभावशाली होती है, इसलिए हाथी सेना को कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला अंग आता है, राज्य का 7वां अंग है मित्र। तो 7वें अंग के रूप में मित्र को महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य ने कहा है कि राजा को संकट के समय सहायता प्राप्त करने हेतु मित्रों की आवश्यकता होती है। अतः मित्र कैसा होना चाहिए, तो कौटिल्य कहते हैं कि मित्र वंश परंपरागत होना चाहिए, मित्र विश्वासी होना चाहिए, मित्र स्थायी होना चाहिए और हितैषी मित्र होना चाहिए। ये कहते हैं कौटिल्य मित्र के बारे में। तो मित्र कैसा हो, तो कौटिल्य ने कहा कि मित्र वंश परंपरागत हो, विश्वास पात्र हो, स्थायी हो और हितैषी हो, मतलब हमारा हित चाहने वाला हो। फिर इसके बाद में कौटिल्य कहते हैं कि मित्रों को हमेशा अपने वश में रखना चाहिए ताकि विरोध की संभावना न रहे। इसके बाद फिर मित्र बिना वेतन के कार्य करता है तथा राजकोष, भूमि एवं सेना के द्वारा सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद फिर कौटिल्य ने नीतिगत सीख देते हुए कहा है, कौटिल्य कहते हैं कि मैत्री मतलब मित्रता स्थायी नहीं होती, केवल हित स्थायी होते हैं। मतलब जब तक मित्रता में व्यक्ति को हित दिखाई देता है तब तक मित्रता रहेगी, और जैसे ही हित न दिखाई देता है तो मित्रता कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये कौटिल्य ने कहा है इस मित्र के बारे में। तो ये राज्य का 7वां अंग समाप्त होता है और इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 11 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परंतु ध्यान रखिए अभी कौटिल्य का टॉपिक पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।